रात के 10 बज चुके हैं और मैं हूं आप सभी का अपना शावेज मलिक और हाजिर हूं आप लोग के सामने फिर से एक क्राइम की कहानी को लेके, एक क्राइम की घटना को लेके। और दोस्तों, आज की घटना पर मैं आप लोग को लेके चलूं, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा इंसिडेंट जो दिल्ली के अंदर हाल ही में हुआ, जो इस समय काफ़ी ज़्यादा चर्चा में भी है। तो मैंने सोचा एक बार ये इंसिडेंट आप लोगों से शेयर करना चाहिए, उसके बाद हम लोग कहानी का रुख करेंगे। दोस्तों, इसी मंगलवार को मुकुंदपुर दिल्ली में एक जगह पड़ती है, वहीं के पुलिस थाने में एक महिला पहुंचती है और महिला पहुंचने के बाद में बताती है कि साहब इस तरीके से उसने एक व्यक्ति का कत्ल कर दिया। अब पुलिस जब इस तरीके से सुनती है कि एक महिला पुलिस थाने में आई है और वो बता रही है कि उसने एक व्यक्ति का कत्ल कर दिया, लिहाजा पुलिस उस महिला को तुरंत लेती है शनाख्त करने के लिए, तस्दीक करने के लिए। जो पुलिस थी उस महिला को लेकर उस जगह पर पहुंचती है जिस जगह का एड्रेस इस महिला ने बताया था। अब जब इस महिला को लेकर वहां पर पहुंचा जाता है तो बात जो होती है वो 100% सच होती है। महिला ने एक व्यक्ति का कत्ल कर दिया था, क्योंकि महिला खुद ही पुलिस थाने में बताने के लिए आई थी। लेकिन पुलिस जब उस डेड बॉडी को देखती है तो उस डेड बॉडी को देखने के बाद में पुलिस अचरज में पड़ जाती है। दरअसल वो जो व्यक्ति था उसके सर को पत्थर से कई बार कुचला गया था, साथ के साथ उसके जिस्म पर चाकुओं के अनगिनत निशान मिले थे। लिहाजा पुलिस सबसे पहले उस डेड बॉडी को अपनी कस्टडी में लेके सीधा उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। इस महिला को गिरफ्तार कर सीधा पुलिस थाने लेके आती है और पुलिस थाने लाने के बाद में इस महिला से सिर्फ एक सवाल किया जाता है कि आखिर तुमने इस व्यक्ति की हत्या क्यों की, इस व्यक्ति से तुम्हारा क्या रिश्ता था, हत्या करने के पीछे का मोटिव क्या था। तो ये जो महिला होती है सब कहानी सच सच पुलिस को बता देती है, क्योंकि इसके मन में कोई भी पाप नहीं था। ऑलरेडी जो क्राइम करके आई थी उसने पुलिस को आकर खुद बताया था। महिला बताती है कि अब से 6 साल पहले उसकी पति की रहस्यमय तरीके से अचानक मौत हो जाती है। जब पति की मौत हो जाती है परिवार में, अब मैं अकेली थी, दिल्ली जैसा शहर और साथ में मेरे 4 बच्चे, तो उनका खर्चा पानी एकदम से मेरे लिए मुश्किल हो गया। उसी बीच में मेरी मुलाकात इस व्यक्ति के साथ में होती है। ये व्यक्ति पेशे से प्लम्बर था और ये भी शादीशुदा था, इसका एक बच्चा भी था। लेकिन जब मेरी मुलाकात इस प्लम्बर से होती है तो उसके बाद में ये मुझे अच्छा लगने लगता है, मैं इसे अच्छी लगने लगती हूँ। दोनों के बीच में दोस्ती होती है, दोस्ती प्यार में बदल जाती है। अब प्यार जब बदलता है तो अब ऐसे संबंधों में बढ़ जाता है। उसके बाद में आए दिन मिलना मिलाना, सारी चीज़ें होती रहती हैं, सारी चीज़ें एक्यूरेट चल रही थी, जैसे चलना चाहिए था वैसे ही चल रही थी। अब पुलिस वाले पूछते हैं कि ठीक है सारी चीज़ें एक्यूरेट चल रही थी, तो फिर हत्या क्यों की, क्या वजह है, क्या रीज़न है तुमने हत्या कर दी। तो ये महिला बताती है कि साहब प्रॉब्लम एक थी कि ये जो व्यक्ति था, जो मेरा प्रेमी था, ये शराब का आदी था और अक्सर शराब पीकर घर आया करता था। शराब के नशे में मुझसे मार पिटाई किया करता था, गाली गलौज किया करता था। और हद तो जब हो जाती थी जब ये मेरे बच्चों के साथ में भी मार पिटाई करता था, उनको भी गाली गलौज दिया करता था। आए दिन मैं उसकी इन हरकतों से इतनी ज़्यादा परेशान हो गई थी, इतनी ज़्यादा ऊब चुकी थी, मैंने सोच लिया था, दिल में तहैया कर लिया था कि अगर इसने आइंदा से मुझे और मेरे बच्चों को प्रताड़ित करने की कोशिश की या फिर गाली गलौज या फिर मार पिटाई जैसी कोई भी हरकत इसने की तो मैं इसे जान से मार दूंगी। और इसी मंगलवार को जब ये शराब पीकर आता है, मेरे साथ में गाली गलौज करता है, मेरे ऊपर हाथ उठाता है, उसके बाद में मैं बेकाबू हो जाती हूँ, गुस्सा मेरा साथ में आसमान पर पहुँच जाता है। और उसके बाद में सिलौटी जो होती है जिस पर मसाला वगैरह पीसा जाता है, उस सिलौटी का पत्थर लेती हूँ और उससे इसके सर पर हमला कर देती हूँ। जब तक पत्थर इसके सर पर मारती रहती हूँ जब तक इसकी मौत नहीं हो जाती। उसके बाद में मेरा जो गुस्सा था वो कम नहीं होता है, किचन में जाती हूँ, वहाँ से चाकू लेती हूँ और चाकू लेने के बाद में इसके जिस्म को चाकुओं से गोद देती हूँ। और जब मुझे पूरा यकीन हो जाता है कि इस व्यक्ति की मौत हो चुकी है, उसके बाद वहाँ से उठती हूँ और पुलिस थाने आने के बाद में अपना एक पाले जुर्म कबूल करती हूँ। अब जो भी सज़ा हो साहब मुझे दे दीजिए, मैंने अपने बचाव में उस व्यक्ति का कत्ल किया है। अब दोस्तों, ये जो कहानी सुनाने से पहले ये जो घटना, ये जो इंसिडेंट मैंने आप लोग को सुनाया, ये क्यों सुनाया, इसके पीछे एक रीज़न है। दरअसल दोस्तों, आज की जो कहानी है अवैध संबंधों की कहानी मैं आप लोग को नहीं सुनाऊंगा, लेकिन जो इंसिडेंट आजकल ज़्यादा हो रहे हैं अवैध संबंधों में ज़्यादा हो रहे हैं। और इसीलिए मैंने आप लोग को ये छोटी सी शॉर्ट में कहानी शुरू करने से पहले जो कहानी सुनाई वो इसीलिए सुनाई ताकि आप लोग समय रहते सचेत हो सकें। जैसा कि मैं आप लोगों से हमेशा कहता हूँ कि अवैध संबंध एक ऐसी बीमारी है जो इंसान के परिवार को हल्के हल्के खोखला करती है। शुरुआत में इंसान को लगता है कि सब कुछ ठीक है, उसने कुछ गलत किया ही नहीं है, उसे बिना शादी किए मौज आ रही है, सब कुछ ठीक है, जो उसे चाहिए वो मिल रहा है। लेकिन उसको नहीं पता होता है कि कुछ अवैध संबंध ऐसे होते हैं, कुछ नहीं बल्कि 70% ऐसे अवैध संबंध होते हैं जो खून के प्यासे होते हैं। और इस कहानी के अंदर भी आप लोगों ने देखा, एक छोटी सी कहानी में छोटी सी जो प्रेम कहानी थी उसका एंड एक व्यक्ति की जान देकर हुआ। बहरहाल दोस्तों, अब आते हैं आपकी आज की कहानी के ऊपर। और आज की कहानी आप लोग जब सुनेंगे तो आप लोग देखेंगे कि आज का जो युग चल रहा है, ये युग इतना ज़्यादा खराब युग है जिसको हम लोग कलयुग बोलते हैं।
कलयुग का दौर आ चुका है, क्योंकि इंसान झूठ, फरेब, मक्कारी, ये जो सारी चीज़ें हैं ये चरम पर हैं। और आज की कहानी में आप लोग झूठ भी देखेंगे, फरेब भी देखेंगे, मक्कारी भी देखेंगे। और उसके बाद आप लोग इस कहानी को सुनने के बाद में आप लोगों को एक व्यक्ति के प्रति सिंपैथी भी होगी। तो पूरी कहानी सिलसिलेवार तरीके से आप लोग को सुनाऊंगा, बस आप लोग इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। दरअसल बात करें अगर आज की कहानी की, तो आज की कहानी की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश से। और इसी उत्तर प्रदेश में एक ज़िला लगता है, एटा ज़िला। और इसी एटा ज़िले के अंतर्गत एक थाना आता है, जैथरा थाना। और इसी जैथरा थाने के अंतर्गत एक गांव की ये कहानी है। दरअसल इसी गांव के अंदर एक परिवार रहता है। परिवार में जो परिवार के मुखिया हैं उनका नाम हाशिम है। उनका एक बेटा है जिसका नाम अनस है, जिसकी उम्र 20 साल के आसपास एक इकलौता बेटा है। लिहाजा जो हाशिम है, अब चूंकि इनकी पत्नी की भी मौत हो चुकी है, हाशिम घर पे अकेले थे, मेहनत मजदूरी किया करते थे, उसी से अपने घर परिवार का भरण पोषण किया करते थे। अब जो बेटा था इसे पढ़ा लिखाया, थोड़ा बहुत पढ़ा, उसके बाद में इन्होंने सोचा कि इसे भी काम पर लगा दूंगा। लेकिन घर में जब कोई महिला नहीं होती है और सिर्फ पुरुष ही पुरुष अगर उस घर के अंदर होते हैं तो उस घर की परेशानी का अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। खाने की परेशानी अलग होती है, कपड़े लत्तों की परेशानी अलग होती है, दूसरी तरफ कोई मेहमान, कोई गेस्ट वगैरह आ जाए तो और परेशानी। लिहाजा जो हाशिम थे अपने बेटे अनस के साथ इस घर में रहा करते थे। पिछले 5 साल पहले इनकी पत्नी का देहांत हो गया था और उसके बाद से ही अपने बेटे की अच्छे तरीके से परवरिश कर रहे थे। बेटे की उम्र तकरीबन 25 साल के आसपास हो जाती है। बेटा 25 साल का हो चुका था। अब हाशिम सोचते हैं कि बेटे की शादी करना चाहिए। लिहाजा जो हाशिम थे अब अपने बेटे के लिए लड़की देखना शुरू कर देते हैं। जगह जगहों पर अलग अलग लोगों से कह देते हैं किसी भी तरीके से कोई अच्छी लड़की मिले, अच्छे रिश्तेदार हों, लोग अच्छे हों, लड़की पढ़ी लिखी हो और ऐसी लड़की हो जो हमारे घर की जिम्मेदारी को उठा ले। ऐसी लड़की अगर कोई हो तो बताना। अब जो आस पड़ोस के लोग होते हैं वो तलाश भी करते हैं, लेकिन किसी के घर का मामला है तो कुछ वो घर वाले को ज़्यादा ही परेशानी होती है, बाकी अन्यथा तो लोग थोड़ी बहुत तलाश करते हैं, उसके बाद रुक जाते हैं। अब जब हाशिम 6 महीने तक अपने बेटे के लिए लड़की ढूंढते रहते हैं और कहीं भी उन्हें लड़की नहीं मिलती है, तो उसके बाद में ये अपने रिश्तेदारों से कहते हैं यार कोई लड़की हो तो बताओ, बेटे हाशिम की शादी की उम्र हो गई है और मैं सोचता हूँ कि मेरे ज़िंदा रहते बेटे की शादी हो जाए, उसका घर परिवार बस जाए, उसका घर बस जाए और कम से कम मुझे भी जो खाने पीने की परेशानी हो रही है वो दिक्कत भी दूर हो जाए। लिहाजा जो रिश्तेदार होते हैं वो अब इस हाशिम के बेटे जिसका नाम अनस होता है उसके लिए लड़की देखना शुरू कर देते हैं। दोस्तों दिल्ली में एक जगह पड़ती है शंकरपुर, और यहीं पर एक लड़की जिसका नाम परवीन होता है, उम्र लगभग इसकी 22 साल के आसपास होती है। परवीन देखने में बेहद ही खूबसूरत, इतनी ज़्यादा खूबसूरत कि मानो अगर कोई इसे देखे तो बस देखता ही रह जाए। परिवार में बस परवीन थी, उसका एक भाई था, उसकी माँ थी, उसके पिताजी थे और लड़की जो थी उसकी शादी की उम्र हो चुकी थी। लिहाजा जो हाशिम के रिश्तेदार थे वो परवीन के भी रिश्तेदार होते, इसलिए वो बीच में पड़कर हाशिम को बताते हैं कि दिल्ली शंकरपुरा इलाके में एक लड़की है जिसका नाम परवीन है, देखने वाले में अच्छी है और थोड़ी बहुत पढ़ी लिखी भी है, तुम्हारे घर का बोझ उठा सकती है, तुम्हारे घर की जिम्मेदारियाँ उठा सकती है। लिहाजा जो हाशिम होते हैं ये बेहद ही खुश हो जाते हैं, अपने उस रिश्तेदार के साथ में परवीन के घर उसे देखने के लिए पहुँच जाते हैं। अब जो हाशिम थे, चूँकि इनकी उम्र लगभग 50 से 52 साल के आसपास रही होगी जब ये परवीन को देखने के लिए जाते हैं। परवीन जब चाय पानी लेकर इनके सामने आती है तो हाशिम जो होते हैं वो देखते ही इसको खुश हो जाते हैं और सोचते हैं कि अपने बेटे अनस के लिए मैं जिस तरीके की लड़की देख रहा था शायद ये उसके लिए बिल्कुल फिट है और शायद ये मेरे बेटे अनस के ही लिए बनी है। लिहाजा जो मोहम्मद हाशिम होते हैं ये रिश्ता तय कर देते हैं और उसके बाद में कहते हैं कि तुम्हारी बेटी हमें पसंद आ गई है, अब तुम आकर लड़का देख लेना। अब आकर अपने बेटे अनस को बताते हैं कि इस तरीके से एक लड़की है, नाम परवीन है, देखने में खूबसूरत है, हाई स्कूल उसने कर रखा है। अनस भी खुश हो जाता है कि चलो ठीक है, शादी हो जाएगी, घर बस जाएगा, कम से कम पिताजी की जो खाना बनाने की परेशानी है वो दूर हो जाएगी और मेरी भी जो कहीं जाना है तो कपड़े प्रेस करना है, कपड़े धोना है या फिर और भी बहुत सारे काम महिलाओं के रहते हैं तो वो कर लिया करेगी, मेरी भी ज़िंदगी सेट हो जाएगी, मेरा भी एक हमसफ़र हो जाएगा। लिहाजा जो अनस था ये भी बेहद खुश हो जाता है। उसके बाद में जो दिल्ली से जो लड़की के परिवार वाले होते हैं, परवीन के परिवार वाले ये अनस को देखने के लिए भी आते हैं। अनस देखने में बेहद ही खूबसूरत, अनस इतना ज़्यादा खूबसूरत था कि उसको जो परवीन के घर वाले होते हैं वो उसको तुरंत पसंद कर लेते हैं, उसके हाथ पर पैसे रख देते हैं, कहते हैं तुम्हारा बेटा हमें पसंद आया। उसके बाद से वापस से अनस के परिवार वालों को यानी हाशिम को बुला लेते हैं और तारीख वगैरह फ़िक्स कर ली जाती है। दोस्तों तारीख रखी जाती है 3 मई साल 2022। 3 मई साल 2022 को जो अनस की शादी है वो परवीन के साथ में करार पाई गई। अब उसके बाद में जो
अनस होता है ये परवीन से बातचीत शुरू कर देता है। आज के दौर में लड़के लड़कियां अगर रिश्ता हो जाता है तो उसके बाद में अमूमन आप लोग देखते हैं कि लड़के लड़कियां बातचीत शुरू कर देते हैं। अनस जब परवीन से बात करता तो उससे जब बात करता तो उसे महसूस होता कि परवीन एक बहुत ही सुलझी हुई लड़की है, बहुत ही समझदार है, उसके परिवार का बोझ उठा सकती है, उसके परिवार की जिम्मेदारी उठा सकती है। लिहाजा अनस भी बेहद खुश था। अब धीरे धीरे जो वक्त था ये गुजरने लगता है। अगर किसी चीज़ का टाइम फिक्स हो जाए तो उस समय को आने में देर नहीं लगती। अनस के परिवार में जो हाशिम थे ये शादी की पूरी तैयारियां करने लगते हैं। रिश्तेदारों को खबर देते हैं कि 3 मई वाले दिन आ जाना, अनस की बारात लेके चलनी है। सारे ही लोग इकट्ठे हो जाते हैं। अनस दूल्हा बनता है। बहुत ही खुशी थी इस घर के अंदर, क्योंकि इस घर के अंदर अब एक लड़की आने वाली थी। अब हाशिम इसलिए खुश थे कि उनकी बेटी भी आ जाएगी, बहू भी आ जाएगी। लिहाजा अनस तैयार हो जाता है और 3 मई साल 2022 को ये लोग बारात लेकर दिल्ली में पहुंच जाते हैं। वहाँ पर बारात का स्वागत होता है, लेकिन दोस्तों आने में काफ़ी देर हो जाती, इसलिए बारात जो थी वो नाइट में गई थी, रात रुकती और सुबह उसे रुखसत होना था। लिहाजा जितने भी रीति रिवाज रहते हैं उसके हिसाब से बारात का स्वागत किया जाता है, नाश्ता पानी कराया जाता है। उसके बाद में जो भी रीति रिवाज रहते हैं उसके हिसाब से इन दोनों का निकाह होता है। निकाह होने के बाद में बारात वहीं पर ठहरती है पूरी रात, और उसके बाद में सुबह के तकरीबन 4 बजे के आसपास बारात वहाँ से निकल जाती है। बारात वहाँ से निकलती है दिल्ली के एटा, जो जैनपुरा थाना है उत्तर प्रदेश के एटा में, वहाँ पर आती है, अपने गाँव पहुँचती है। अनस भी बेहद खुश था कि चलो ठीक है, बारात हो गई है, उसकी पत्नी आ गई है, नाम परवीन है, देखने में बेहद खूबसूरत है। जब वो दुल्हन बनी है तो और ज़्यादा खूबसूरत लग रही है। लिहाजा जो अनस था अब घर आ चुका था, अपने दोस्तों यारों से मिलने चला जाता है। अब चूँकि जो भी पति पत्नी के बीच में रिश्ते होते हैं वो शाम को ही होने हैं, दिन में तो ऐसा है नहीं कि कोई सुहागरात के लिए कमरा सजाया जाए। अब चूंकि बारात इतनी दूर से आई थी तो काफ़ी ज़्यादा समय हो चुका था, लगभग 11-12 के आसपास का समय हो चुका होगा, तो सोचते हैं शाम हो जाएगी। जब तक जो कुछ मेहमान होते हैं वो भी रुखसत हो जाते हैं। मेहमान रुखसत हो जाते हैं, अनस जो था वो अपने दोस्तों वगैरह से मिल के आ जाता है। 2-1 मेहमान लड़कियां वगैरह बची थीं, वो परवीन को अनस के कमरे में बैठा आती है, जो सुहागरात वाला कमरा तैयार किया गया था। अनस भी बेहद खुश था, अपने दोस्तों से कहता है कि ठीक है, अब उसे अपनी पत्नी के पास जाना है। दोस्तों से बहुत ज़्यादा उससे मजाक करते हैं कि भैया ठीक है, तेरी लाइफ सेट हो गई, तेरी शादी हो गई। अनस बहुत ही खुशी खुशी उस कमरे के अंदर इंटर करता है। अब चूंकि दोस्तों अगर किसी की ज़िंदगी में जो शादीशुदा लोग हैं या फिर जो शादी करना चाहते हैं, तो हर किसी का एक ही सपना होता है कि उसकी जो सुहागरात है वो इतनी अच्छी हो कि सारी ज़िंदगी उसकी चमक उसके चेहरे पर रहे। लिहाजा जो अनस था इसी तरीके के ख्यालात अपने मन में लेकर इस कमरे के अंदर पहुंचता है। परवीन जो कि घूंघट डाल कर बैठी थी, परवीन से 2-4 बातें करता है। परवीन भी इसके बातों का जवाब देती है। उसके बाद में अनस इसका घूंघट उठाने की कोशिश करता है। अनस घूंघट उठाता है, देखता है, उसके बाद में इससे कहता है कि ठीक है, चलो शारीरिक संबंध बनाने की जो प्रक्रिया होती है उसको पूरा किया जाए। अब जैसे ही शारीरिक संबंध बनाने के लिए अनस इस परवीन से कहता है तो परवीन साफ तौर से इनकार कर देती है। कहती है कि आज वो बहुत ज़्यादा थक गई है और तुम अगर उससे प्यार करते हो तो आज उसके साथ में संबंध नहीं बनाओगे, पूरी ज़िंदगी पड़ी है, संबंध तो कभी भी बनाते रहेंगे। अब जब अनस परवीन की इस तरीके से बात सुनता है तो वो भी तैयार हो जाता है, कहता है चलो ठीक है, दिल्ली से बारात आई, ये इतनी दूर का लंबा सफ़र है, थक गई होगी। उससे कहता है कि ठीक है, तुम सो जाओ, आराम कर लो। जो परवीन होती है एक साइड करवट लेकर सो जाती है, अनस जो होता है वो भी सो जाता है। दूसरे दिन को सुबह होती है और जो बाकी के जो मेहमान होते हैं वो भी चले जाते हैं। अब इस घर के अंदर परवीन थी, अनस थे और उनके पिता हाशिम थे। परवीन जो थी वो खाना वगैरह भी बनाती है, खाना वगैरह बनाती है। उसके बाद फिर से शाम होती है। शाम होने के बाद में परवीन अपने कमरे के अंदर चली जाती है। अनस जो था फिर से उस कमरे के अंदर पहुंचता है, परवीन से बातचीत करता है। बातचीत करने के बाद में शारीरिक संबंध बनाने के लिए उससे ज़िद करता है। परवीन फिर इनकार कर देती है। जब इस बार परवीन इनकार करती है तो अनस परवीन से कहता है कि देखो मेरी बात सुनो, क्या तुम्हारी शादी मेरे साथ में ज़ोर ज़बरदस्ती हुई है? और हम लोग तो पहले फ़ोन पे भी बात किया करते थे। अगर तुम्हारी मर्ज़ी नहीं थी इस शादी के लिए तो तुमने मुझसे शादी की ही क्यों? तुमने अपने परिवार के सामने शादी का इकरार क्यों किया? क्यों तुमने शादी की? तुम इनकार भी कर सकती थी। अगर तुम्हें कोई लड़का पसंद है तो कोई ऐसी बात नहीं है, मैं अब भी इस शादी से तुम्हें छोड़ दूंगा और तुम उसके साथ शादी कर लेना। तरह तरीके से जो अनस था परवीन को कन्विंस करने की कोशिश करता है, अच्छा बनने की कोशिश करता है, उसकी नज़रों में ऊंचा उठने की कोशिश करता है। लेकिन जो परवीन होती है वो कहती है दरअसल तुम जो भी सोच रहे हो वो सारी चीज़ें बिल्कुल गलत हैं, तुम्हारा भ्रम है। मेरे किसी के साथ में कोई रिश्ते नहीं है, मैं किसी से कोई प्यार नहीं करती, मैं बस बेइंतहा तुमसे मोहब्बत करती हूँ और तुम्हारे ही साथ रहना चाहती हूँ। तो उसमें अनस थोड़ा सा खुश हो जाता है, कहता है तो फिर तुम मुझे मेरे साथ में अपने साथ में फ़िज़िकल क्यों नहीं होने दे रही हो? तो उसके बाद में परवीन कहती है कि दरअसल मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। अब अनस कहता है कि बताओ। लेकिन परवीन यहाँ पर अनस से एक वादा लेती है।
कहती है कि अगर मैंने तुम्हें सब चीज़ें सच सच बता दी तो तुम वादा करो कि तुम मुझे कभी नहीं छोड़ोगे और बल्कि तुम मेरी हेल्प करोगे, मेरा इलाज कराओगे। जब इस तरीके की बातें अनस सुनता है कि इलाज कराओगे तो उसके मन में अजीब अजीब तरीके के ख्याल आने लगते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कोई बड़ी बीमारी इसको है या कुछ और चीज़ है। अनस इससे तमाम वादे करता है, उसके बाद में कहता है ठीक है। उसके बाद में जो परवीन होती है वो कहती है कि दरअसल वो लड़की नहीं बल्कि एक किन्नर है। अब जैसे ही ये बातें परवीन अनस से कहती है, अनस की तो हवाइयाँ उड़ जाती हैं। अनस ये बातें सुनता है परवीन के मुंह से तो कहता है कि तुम झूठ बोल रही हो, ये सच नहीं हो सकता, तुम हूबहू एक लड़की लगती हो, बेहद ही खूबसूरत हो। लेकिन परवीन कसम खाते हुए कहती है अनस से कि मैं किन्नर हूँ, लेकिन तुमसे मैं बहुत मोहब्बत करती हूँ, मैं अपना इलाज करा लूँगी, मैं लड़की बन जाऊँगी, सर्जरी करा लूँगी, आजकल मेडिकल साइंस बहुत आगे जा चुकी है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन अनस जब ये बातें सुनता है तो उसके तो तोते उड़ जाते हैं। वो कमरे का दरवाज़ा खोलकर भागता है, अपने पिता हाशिम को लेता है और दौड़कर कोतवाली पहुंचता है। और कोतवाली पहुंचने के बाद में परवीन, उसके पिता, उसके भाई, उसकी माँ के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराता है धोखाधड़ी का, कि इन लोगों ने मुझे धोखा दिया है। अगर उनकी बेटी किन्नर थी तो उन्होंने ये शादी आखिर मेरे साथ क्यों की। अब इधर जो परवीन थी वो अपने घर वालों को फ़ोन कर देती है, घर वाले आते हैं, साथ के साथ हाशिम और अनस के साथ में मार पिटाई करते हैं, जितना जेवरात होता है सब वहाँ से लेके चले जाते हैं, अपनी बेटी परवीन को भी अपने साथ लेते हैं। अब पुलिस इस मामले में जो थी वो रिपोर्ट दर्ज करती है। रिपोर्ट दर्ज करने के बाद में इस मामले में पूरी छानबीन करती है। लेकिन दोस्तों छानबीन हो या फिर कुछ हो, लेकिन सबसे बड़ी हैरानी की बात यह थी कि एक परिवार ने धोखा कर अनस के साथ में एक किन्नर की शादी कर दी। अब अनस भला एक किन्नर के साथ कैसे अपनी ज़िंदगी गुजार सकता है। इसीलिए अनस जो था वो तलाक चाहता है, इंसाफ चाहता है। आप लोग बताइएगा कि अनस को इंसाफ मिलना चाहिए और क्या परवीन के घर वालों को किस तरीके की सज़ा मिलनी चाहिए। कमेंट्स करके आप लोग ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। और कल के दिन आप लोग के जो भी कुछ कमेंट्स हैं, वक्त होता है कि आप लोग के कमेंट्स पढ़ लिए जाएं। सो दोस्तों हमारे चैनल पर जो कल के दिन कमेंट्स आए थे उसमें पहला कमेंट्स जोधाराम सरन का है, लिखते हैं आपकी कहानी बहुत अच्छी लगती है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपकी राय बहुत अच्छी लगती है। जोधाराम सरन बायुतु ज़िला बाड़मेर राजस्थान से, जय श्री राम जय श्री राम जय कृष्णा। तो जोधाराम जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद में रिजवान अंसारी हैं, लिखते हैं वेरी नाइस स्टोरी। तो रिजवान अंसारी जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सतबीर हैं, लिखते हैं कहानी सुनकर मुझे बहुत अच्छी लगी। सतबीर मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश से। तो सतबीर जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हसीबुल अंसारी हैं, लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम मलिक भाई, बिल्कुल सही कहा आपने कि कास्ट में ही शादी करनी चाहिए। तो हसीबुल अंसारी जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सुरेंद्र शर्मा हैं, लिखते हैं नमस्ते मलिक भाई साहब, नाइस स्टोरी। सुरेंद्र कुमार श्री विजयनगर राजस्थान से, तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद में जसवंत सिंह हैं, लिखते हैं बहुत अच्छी स्टोरी है गुड भाई। तो जसवंत सिंह जी आपका तमाम तरीके से मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। दिल बहादुर सिंह हैं, लिखते हैं हमेशा माता पिता की बात सुने और सुननी भी चाहिए, बाकी कहानी अच्छी है, आज का जो वॉइस है वो भी अच्छा है। थैंक यू मिस्टर मलिक जी। तो दिल बहादुर सिंह जी आपका शुक्रिया। सोनू धीमान है, जो काफ़ी दिनों के बाद हमारे चैनल पर आए हैं, कमेंट्स करते हैं, लिखते हैं सोनू धीमान लव यू ब्रदर। तो सोनू धीमान जी आपका शुक्रिया। उसके बाद में नमस्कार भाई साहब, मेरे मन की बात तो आपने ही कह दी। लिव इन में रहने वाले मतलब रखेल बनाकर रहना, रखेल की कोई इज्जत नहीं होती। दूसरे धर्म में शादी नहीं करना चाहिए। बड़ा फैसला लेना हो तो माता पिता की सलाह अवश्य लें। मुकेश शर्मा, तो मुकेश शर्मा जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस तरीके से अपना प्यार दिखाने के लिए। जतिन कुमार हैं, लिखते हैं आपकी स्टोरी लाजवाब होती है, खासकर आपकी आवाज़ का जादू है। तो जतिन कुमार जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अनिल कुमार हैं, लिखते हैं गुड स्टोरी जी। अनिल कुमार मिचिगन अमेरिका से कहानी सुनते हैं, शुक्रिया। और उसके बाद में इकरा इमरान हैं, लिखती हैं नाइस स्टोरी। तो इकरा इमरान जी आपके जो कमेंट्स हैं पहले से छोटे हो गए, शिकायत है आपसे। सुनील त्यागी जी हैं, लिखते हैं नमस्कार भाई साहब, रेणु सुनील त्यागी शहना बुलंदशहर से। तो रेणु सुनील त्यागी जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, दोनों पति पत्नी का। बालेश्वर बिहारी आगे लिखते हैं मलिक साहब जी नमस्कार, कहानी सुना अच्छा लगा जी। सर आपने जो है वो दिल जीत लिया, जीत भी लिया, नाम नहीं लेना। सर नाराज़ हो जाते हैं, अभी प्यार ही है सर जी। तो बालेश्वर बिहारी जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं समझ भी नहीं पाया कि आप कहना क्या चाह रहे हैं, लेकिन खैर जो भी आप कहना चाहते हैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। अब्दुल अली हैं, लिखते हैं मैं आज की स्टोरी सुन तो नहीं पाया पर टाइम निकाल कर चलाऊँगा ज़रूर किसी भी टाइम। तो अब्दुल अली जी मैं आपका जितना शुक्रिया अदा करूँ उतना कम है। अब्दुल अली आगे लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम। तो भाई वालेकुम सलाम। अब्दुल अली फरीदाबाद से, ताली एक हाथ से कभी नहीं बजती, दोनों हाथ से बजाई जाती है। बहुत अच्छी बात कही आपने, आपका शुक्रिया। यूज़र हैं और इनका नाम है नारुब शिंदे करके आईडी है, लिखते हैं सवाली फाटा पान दुर्णा है सर जी, सावली फाटा। तो भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद में धीरज चौधरी हैं, लिखते हैं वो मेरे भाई इतनी पुरानी पुरानी कहानी कहाँ से लेकर आ रहे हो, ये सब सुनी सुनाई कहानी है और दोबारा समझाओगे तो क्या समझ में आएगा।
तो धीरज चौधरी जी मैंने ही नहीं, कल के दिन अगर आप देखेंगे तो कई लोगों ने इस कहानी को सुनाया है, क्योंकि इस कहानी के अंदर एक बड़ी अपडेट थी। तो वो कल के दिन आई थी, इसलिए इस कहानी को सुनाना पड़ा। नंदिनी कुमारी हैं, लिखते हैं सर मेरा भी नाम ले लो, आप लेते नहीं हो मेरा नाम। तो नंदिनी कुमारी जी, अगर आप हमारी लेटेस्ट वीडियो पे कमेंट्स करेंगी तो आपका नाम कभी भी मिस नहीं होगा। तो कोशिश करा करें, जो हमारा लास्ट आखिर वाला जो वीडियो होता है, सबसे आखिर वाला, यानी आज जो वीडियो मैं शूट कर रहा हूँ, इसी वीडियो पे अगर आप कमेंट्स करेंगे तो कल के दिन आपका कमेंट्स पढ़ा जाएगा। राज रावत हैं, लिखते हैं बहुत ज़्यादा गलत थी वो लड़की। तो राज रावत जी आपका शुक्रिया। उसके बाद में एरिसिफ करके आईडी है, लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम भाई, गलती दोनों की है, पर बच्चा अडॉप्ट करने से पहले बच्चे की फैमिली के बारे में पता लगाना चाहिए था, क्योंकि डीएनए में शामिल होता है कि माँ बाप कैसे हैं। मैं बहुत देखा हूँ अडेप्ट किए हुए बच्चे धोखा ही देते हैं। डाउट है लेकिन सोच समझकर अडॉप्ट करें, बाकी अल्लाह पाक आपको कामयाबी दे और मिलियंस में सब्सक्राइबर हो जाएं। तो जितना मैं आपका शुक्रिया अदा करूँ, इस तरीके से आपकी दुआ के लिए आपका शुक्रिया। उसके बाद में AS फूडी करके आईडी है, लिखते हैं सर आपका कहानी और प्रखर ठाकुर का कहानी एक ही क्यों होता है? तो कभी कभी कोइंसिडेंस हो जाता है। उसके बाद में शेख लतीफ़ हैं, लिखते हैं कहानी बहुत लंबी करके सुनाता है। तो शेख लतीफ़ जी आपका शुक्रिया, लेकिन कहानी अगर आप सुनते हैं तो लंबी ही सुना करें। छोटी कहानी तो न्यूज़ कहलाती है, वो कोई स्टोरी नहीं कहलाती। सो दोस्तों, कुछ प्यारे प्यारे कमेंट्स थे जो कल के दिन आप लोगों ने किए थे। आशा करता हूँ कि आज की जो कहानी है ये आप लोग को ज़रूर से ज़रूर पसंद आई होगी। लेकिन दोस्तों, मैं आप लोगों से कल के दिन भी एक सवाल पूछा था, आज फिर से पूछता हूँ, क्या आप लोग वर्ल्ड न्यूज़ जैसे दुनिया में क्या कुछ चल रहा है इसकी कुछ अपडेट वाला अगर चैनल चाहते हैं और आप लोग अगर सपोर्ट करें तो उस चैनल को मैं बनाऊँ? बाकी तैयारी पूरी है, लेकिन आप लोग की हाँ का इंतज़ार है। सो दोस्तों बताइएगा, और मिलते हैं हम लोग कल के दिन किसी और क्राइम स्टोरी के साथ में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, देश का ख्याल रखिएगा, परिवार के रिश्तों की अहमियत को समझिएगा। जय हिंद, जय भारत।